हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था द सेकेंड पार्ट ऑफ मोशन, जो आपकी एनसीईआरटी में चैप्टर 8 है। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था जो 3 ग्राफ होते हैं ऑफ मोशन, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो आज हम लोग पहले एक रिव्यू करेंगे जो हम लोग लास्ट क्लास से पढ़ा था। उसके बाद जो 3 इक्वेशंस होती हैं मोशन की, E इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर प्लस यू टी और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, उसका डेरिवेशन और उस पर बेस कुछ क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन पहले करते हैं लास्ट क्लास की समरी। लास्ट क्लास में जो हमने टाइम ग्राफ पढ़े थे उसके अलावा एक ग्राफ और होता है जिसे बोलते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। हमारे केस में एक्सेलरेशन या तो 0 होगा या कांस्टेंट होगा। तो जो दोनों केस हैं वो देख लेते हैं पहले एक बार। पहला केस होता है एक्सेलरेशन 0। इस केस में जो हमारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनेगा वो सिंपली एक 0 होगा। जब बॉडी का एक्सेलरेशन 0 है मतलब कि बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, इसलिए जो हमारा करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। यहाँ पे बॉडी की वेलोसिटी जो इनिशियल थी वो कांस्टेंट रहेगी। वही केस है जो हमने फर्स्ट लेक्चर में यूनिफॉर्म मोशन में पढ़ा था। तो यूनिफॉर्म मोशन में जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है तो बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है। इसलिए जो वहाँ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा बनेगा। इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा। इसी को बोलते हैं हम लोग यूनिफॉर्म मोशन। अब आते हैं हमारे सेकंड केस पे। जब एक्सेलरेशन कुछ होता है लेकिन कांस्टेंट होता है, उस केस में हमारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ होगा वो एक कांस्टेंट वैल्यू दिया होगा। मान लीजिए ए है। इसका मतलब है कि वेलोसिटी की बॉडी एक कांस्टेंट जैसे रेट से या तो इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। और जब रेट कांस्टेंट है तो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। अगर हमारा एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ पॉजिटिव स्लोप की होगी, मतलब ऐसी होगी। लेकिन अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ मतलब हमारा बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो अगर नेगेटिव होता है तो बॉडी की वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन में ही डिक्रीज करेगी। जब बॉडी की वेलोसिटी चेंज होती है तो जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है वो भी स्ट्रेट लाइन नहीं रह जाएगा, अब वो कर्व बन जाएगा। लेकिन इस कर्व कैसा बनेगा वो डिपेंड करेगा बॉडी की वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है, बॉडी का एक्सेलरेशन नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। और हम इतना कह सकते हैं कि वो एक स्ट्रेट लाइन ना होके एक कर्व होगा। इस कर्व का जो भी डायमेंशन है वो हम जब क्वेश्चन आएंगे तब डिसाइड करेंगे। करते हैं कुछ क्वेश्चंस लास्ट क्लास के बेस पे। क्वेश्चन 1, व्हाट इज द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। पहला केस तो यूनिफॉर्म मोशन में पढ़ चुके हैं, वो यही केस है जो हमने पहले किया था। यूनिफॉर्म मोशन में बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करती है। तो जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। सेकंड पार्ट में आते हैं क्वेश्चन के, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो उस केस में जैसे ये केस है उसमें जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। तो हमारा जो
ऑब्जेक्ट है उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक कर्व बन जाएगा, उसे बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट whose distance time graph is a straight line parallel to the time axis? इस क्वेश्चन में अगर इसका ग्राफ बनाए क्वेश्चन में दिया है that the distance time graph is a straight line parallel to the time axis. कैसा कर्व होगा, ग्राफ होगा? इस केस में भी देखते हैं the distance covered in different time intervals. different time intervals में अगर लेते हैं हम बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करती है। एक तरह से बॉडी रेस्ट पे है, क्योंकि जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था लास्ट क्लास में P इज इक्वल्स टू T2 माइनस T1 ऑन T2 माइनस T1। क्योंकि इस केस में D कांस्टेंट है तो किसी भी टाइम इंटरवल पे T1 पे या T2 पे D की वैल्यू D रहेगी, तो ये हो जाएगा P माइनस D ऑन T2 माइनस T1 इक्वल टू 0। ये वही केस हो गया यूनिफॉर्म मोशन का। तो जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस तो हम उसे यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे और उस केस में बॉडी की वेलोसिटी 0 होगी। अब आते थर्ड क्वेश्चन पे। व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस? जैसे हमने फर्स्ट केस पढ़ा था, द स्पीड टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। उस केस में देखा था हमने जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ आता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। ये भी एक एग्जांपल है यूनिफॉर्म मोशन का। इस केस में भी जो हमारा डिस्टेंस है वो इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो दिस इज ऑल्सो केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। व्हाट इज द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड by the area occupied below the velocity time graph? ये तो हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो हमें डिस्प्लेसमेंट देता है, या अगर हम और कायदे से कहें चेंज इन डिस्प्लेसमेंट देता है। ये था लास्ट क्लास का समरी। अब आगे चलते हैं और जो हमारी 3 क्वेश्चंस होती है मोशन की उसे देखते हैं वो कैसे डिराइव होती हैं और कुछ क्वेश्चंस करते हैं उन पे। हमारे कोर्स में there are 3 questions of motion। पहली आती है P is equals to 2 plus 80। दूसरी S is equals to 2t प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तीसरी E स्क्वायर इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2AS। यहाँ पे B होती है बॉडी की फाइनल वेलोसिटी। U को बोलते हैं बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी। इस वेलोसिटी से बॉडी अपना मोशन शुरू करती है। ये होता है एक्सेलरेशन, ये होता है टाइम, वो टाइम जिसके लिए टाइम तक बॉडी चलती है, और एस होता है डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे ये बात याद रखने वाली है कि एस डिस्प्लेसमेंट होता है ना कि डिस्टेंस। अब हम चलते हैं इनके डेरिवेशन पे। जो पहली क्वेश्चन है E इक्वल टू U प्लस 80।
हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, मान लीजिए बॉडी की कुछ इनिशियल वेलोसिटी है जो कि u है, बॉडी मोशन को करती है, बढ़ाती है, एक्सेलरेट होती है और वो बढ़ते बढ़ते एक फाइनल वेलोसिटी v तक पहुंच जाती है। इस केस हम ड्राइव करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू u प्लस at। अगर इसको हम ओरिजिन बोल दें, पॉइंट को हम c बोल देते हैं, E और E। इसे हम देखेंगे जो हमारा U है दैट इज इक्वल टू OA और जो V है वो इक्वल टू है EC के। लेकिन हम जो फाइनल वेलोसिटी BC है उसको लिख सकते हैं BD प्लस और जैसे हम ग्राफ से देख रहे हैं DC OA के इक्वल है, ये हो गया हमारा BD प्लस OA, मतलब कि C इज इक्वल टू BD प्लस U या फिर BD इज इक्वल टू C माइनस U। अब हमने इसे लास्ट टाइम पढ़ा था व्हाट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो अगर हम एक्सेलरेशन लिखेंगे तो होगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। हाँ, चेंज इन वेलोसिटी कितनी है, पहले थी OA, बाद में हो गई BC। चेंज कितना हुआ BC माइनस OA। टाइम इसने लिया, यहाँ पे टाइम इनिशियल था तो, और यहाँ पे टाइम T पॉइंट पे आ गया, तो टोटल टाइम टेकन इज OC। यहाँ से जाता है BC माइनस OA हमने यहाँ निकाला है, वो होता है V माइनस U इक्वल टू BC माइनस O हो गया BD अपॉन OC इक्वल है C माइनस U अपॉन T के। अगर हमारा ये पॉइंट T है तो OC हो जाएगा T माइनस 0 इक्वल टू T, तो OC हो गया T। यहाँ से हमको मिल गया इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन T या फिर T इज इक्वल टू T माइनस U। इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो बन जाता है हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन V इक्वल टू U प्लस T। इसको बोलते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ पे U बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी है, V फाइनल वेलोसिटी है, A एक्सेलरेशन है और T टाइम टेकन वो बॉडी की जर्नी में। तो अगर हम इस पूरे डेरिवेशन में देख लें तो ये हमारा यूनिफॉर्म मोशन की केस है। यूनिफॉर्म मोशन नहीं कर सकते, वेलोसिटी चेंज हो रही है। एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन की केस है, यहाँ पे वेलोसिटी के एक इनिशियल वेलोसिटी यूज करके V तक जाती है। ये पॉइंट ने O A B C D E बोला है, मतलब कि बॉडी ए पॉइंट से B पॉइंट जाती है और टाइम लेती है OC, मतलब कि T। इसमें जो हो गया हमारा इनिशियल वेलोसिटी विच इज इक्वल टू OA, वेलोसिटी फाइनल हो गया हमारे ये V जो कि इक्वल है BC के। तो जो हमारा एक्सेलरेशन होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो चेंज इन वेलोसिटी हुआ फाइनल वेलोसिटी BC माइनस इनिशियल वेलोसिटी OA। BC वेलोसिटी हो गया हमारा BC माइनस OA, तो BC माइनस OA, OA इक्वल है DC के, तो BC माइनस DC हो गया चेंज इन वेलोसिटी, वो इक्वल टू है BD के, वो हमारा आ गया
BC माइनस ओ इक्वल टू BD, हमने यहाँ देखा था BD आया था हमारा B माइनस यू, तो एक तरह से जो A है वो हो गया V माइनस यू अपॉन OC, और OC है T, तो A हो गया V माइनस यू अपॉन T। तो उससे हम लोग ड्राइव करते हैं A इक्वल टू V माइनस यू अपॉन T, मतलब V इक्वल टू U प्लस AT। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब चलते हैं सेकंड मोशन पे। जो हमारी सेकंड क्वेश्चन होती है S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। वही ग्राफ है जो हमने पहले बनाया था, ये था पॉइंट था O, A, B, C, D और E। जैसे हमने लास्ट क्लास से पढ़ा था, जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया कवर्ड होता है, उसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो इस केस में जो हमारा S होगा हो जाएगा इस ग्राफ के नीचे का एरिया, जो कि इसके इक्वल होगा, इस पूरे एरिया के इक्वल। ये होगा, ये एरिया जो होगा वो होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो निकालते हैं इस एरिया को। एरिया ऑफ O A B D C। इस एरिया को हम तोड़ सकते हैं हमारे क्वेश्चन इजी करने के लिए। एक ट्रायंगल OBD और एक रेक्टेंगल OADC में, तो ये एरिया जो है वो इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADC। करते हैं हम इन एरियाज को। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है ABD हो जाएगा, सेम पढ़ रखा है उन्होंने, हाफ बेस इंटू हाइट, और उससे हो जाएगा हाफ इंटू AD इंटू BD। पहले ड्राइव किया था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में, AD तो इक्वल टू OC है, AD हो गया T, हमारा लास्ट केस में BD आया था B माइनस यू। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव किया था, BD हो गया B माइनस यू। एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADC हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब कि OC इंटू DC, OC इंटू DC। OC इक्वल टू है T के और DC इक्वल है OA के, मतलब कि U। ये हो गया UT। तो अब निकालते हैं हम S है, हो जाए UT मतलब कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ABD हाफ इंटू T इंटू T माइनस U। इसमें एक बात और ध्यान देने वाली है कि जो हमारा S एरिया है वो एक ट्रेपेजियम भी है। तो अगर हम S को दूसरे तरीके से निकालें तो हम कह सकते हैं S इज द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। देखते हैं उससे क्या होता है।
इससे पहले हम लोग करते हैं, जैसे हमने लास्ट केस से पढ़ा था, हमारा जो एक्सेलरेशन आया था वो आया था a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। हम क्या करते हैं, कर सकते हैं at इक्वल टू v माइनस यू, और जो हमारा ये एरिया आया है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी इंटू वी माइनस यू। यहाँ अगर हम at रख दें तो क्या बन जाएगा, यू टी प्लस हाफ टी इंटू एटी, या फिर ये हो सकता है यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। ये बोलते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यहाँ पे एस होता है डिस्प्लेसमेंट, ए होता है बॉडी का एक्सेलरेशन, यू होता है बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी और टी होता है टाइम टेकन। तो ये डेरिवेशन था सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर का। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये वही कर्व है जो हमने पहले बनाया था। कर्व का जो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो जो इसके अंदर का एरिया होगा वो हमें देगा डिस्प्लेसमेंट एस इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी डी सी। इसको हम तोड़ सकते हैं दो पार्ट में, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी और एरिया ऑफ ट्राइंगल रेक्टेंगल ए ओ ए डी सी। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी और एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी। ट्राइंगल एरिया हम पढ़ चुके हैं, हाफ बेस इंटू हाइट, ये हो गया हाफ इंटू बेस ए डी इंटू हाइट पी डी। ए डी इक्वल टू है ओ सी के, तो हो जाएगा टी। और लास्ट केस हमने पढ़ा था बी डी आया था हमारा वी माइनस यू, ये हो गया हाफ इंटू टी इंटू वी माइनस यू। जो सेकेंड पार्ट है एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी, वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ हो गई हमारी ओ सी जो कि इक्वल टू है टी के, और ब्रेथ होगी हमारी डी सी जो कि इक्वल टू है यू के। तो ये आ गया यू टी। जब हम दोनों कंबाइन करते हैं तो ऐसा हो जाता है यू टी प्लस हाफ टी इंटू वी माइनस यू। लेकिन हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसके हिसाब से ए टी इक्वल टू है वी माइनस यू के। यहाँ हम वी माइनस यू को रख देते हैं ए टी, तो जो हमारी इक्वेशन बनती है वो होती है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये थी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। चलते हैं थर्ड पे। ये हमारा कर्व था, फर्स्ट केस से चल रहा है। सेकंड केस से हमने जो एस निकाला था वो निकाला था एरिया ऑफ ट्राइंगल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऐड करके। लेकिन अगर हम देखें तो जो फिगर है ओ ए बी डी सी वो एक ट्रेपेजियम है, तो उसका जो एरिया है वो निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम से। जैसा हमने पढ़ा है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स के। तो इस केस में हम लगाएंगे तो हमारा एस हो जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब ओ ए प्लस बी सी, ओ ए प्लस बी सी इंटू हाइट मतलब ओ सी। हम रखते हैं वैल्यूज, हाफ इंटू हमारा ओ ए है यू, बी सी है वी और ओ सी है टी। हो गया हाफ इंटू वी प्लस यू इंटू टी। फिर हम वापस आते हैं फिर से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पे, वो थी ए इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी। मतलब कि अगर हम उसमें टी को रिप्लेस करें तो टी हो जाएगा वी माइनस यू
अपॉन ए। अब इस टी को हम यहाँ रखते हैं, तो हमारा एस हो जाता है, वो आता है हाफ इंटू पी प्लस यू इंटू पी माइनस यू अपॉन ए। अब क्योंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वी प्लस यू इंटू वी माइनस यू हो गया हाफ इंटू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए। एस हो गया हमारा बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, या फिर 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो जब हम रीअरेंज करते हैं हो जाता है बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसे बोलते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट को रिलेट करता है। फिर से करते हैं इसको रिवाइज। ये हमारा कर्व था ओ ए बी डी सी, इसका अगर हमें वो निकालना है डिस्प्लेसमेंट का वर्ड, तो हमें इसका निकालना पड़ेगा एरिया। वो हो गया एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी डी सी, वो होता है हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स हो गया ओ ए प्लस बी सी इंटू हाइट ओ सी। हम रख सकते हैं वैल्यूज, तो ओ ए होता है हमारा यू, बी सी वी और ओ सी टी। उससे फॉर्मूला बनता है हाफ बी प्लस यू इंटू टी। फिर हम टी को निकालते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, जो कि थी ए इक्वल टू बी माइनस यू अपॉन टी, या फिर टी इक्वल टू बी माइनस यू अपॉन ए। इस टी को हम यहाँ रखते हैं, तो जो फॉर्मूला बन के आता है वो होता है इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड पार्ट, मतलब कि वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो फाइनली देखें तो जो थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन बनती है हमारे पास, वो हो जाती हैं इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और ई स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इस इक्वेशन से हम इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन रिलेट करते हैं। सेकेंड वाले से इनिशियल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन, और थर्ड से इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को रिलेट करते हैं। वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे हम कौन सी क्वेश्चन यूज करते हैं। लेकिन जो मेन बात इस फॉर्मूले में याद करने वाली है वो ये है कि ये जो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है वो तभी तक यूज कर सकते हैं जब तक जो हमारा बॉडी का एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। मतलब इस तीनों फॉर्मूले में ए शुड बी कांस्टेंट। अगर हमारा बॉडी का एक्सेलरेशन वेरी करेगा या चेंज करेगा तो ये तीन क्वेश्चन हम नहीं लगा सकते।